नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस के बारे में हम डिस्कस करते रहते हैं। कोर्ट के जजमेंट्स भी हम डिस्कस करते रहते हैं। तो आज हमारे पास में एक ऐसा ही बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है और इसको जानना हर एक जो फ्लैट का ओनर है उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कई बार ऐसा हो जाता है, हम जो घर खरीद लेते हैं, हम जो प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, कोई लैंड खरीद लेते हैं, प्लॉट खरीद लेते हैं या कोई ऐसे इमूवेबल एसेट्स, अचल संपत्ति खरीद लेते हैं, वैसे केसेस में धांधली हो सकती है, फौजरी हो सकती है, मिसरिप्रेजेंटेशन हो सकता है या फिर ऐसी डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है जहां पे कोई पैसे की एक्सचेंज भी नहीं हुई हो और डॉक्यूमेंट दूसरे के नाम पे हो जाता है या ऐसा क्लेम हो जाता है। तो ऐसे केसेस में क्या बोलता है कोर्ट, और कई साल बाद जब आप जाते हो और आप क्लेम करने लगते हो कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, पता चला कि वो आपके नाम पे है ही नहीं या उसमें कोई लिटिगेशन हो चुकी है। तो इसलिए अचल संपत्ति के बारे में कोर्ट क्या कहता है, कोर्ट में जाके आप कैसे अपील कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कितने साल के बाद कर सकते हो और कब तक ये वैलिड रहेगा, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आज इसीलिए हमारे पास में एक ऐसे ही केस है कि सेल डीड वॉइड, लिमिटेशन पीरियड उसका कितना दिन होना चाहिए। सेल डीड जब भी आप कोई चीज का खरीद ना या बेचना करते हो तो वहां पे या तो आप एग्रीमेंट फॉर सेल करते हो, सेल डीड करते हो, या दोनों ही आप करते हो और वहां पे कुछ पैसे की एक्सचेंज भी होती है। और कितने साल बाद ऐसी चीजों में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो आप कोर्ट में जाके उस मुद्दे को उठा सकते हो, ये आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है। 3 साल हो सकता है, 12 साल हो सकता है, या आपके लिए कोई प्रावधान बचता ही नहीं है। तो हमारे पास में ऐसे ही एक केस है। ये केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है जहां पे दिस इज शांति देवी वर्सेस जगन देवी। ये बेसिकली दोनों रिलेटिव्स हैं और हेयर का केस है ये यहाँ पे, और फिर भी ऐसी केस कोर्ट में पहुंच चुकी है। ये मैटर है हरियाणा का, ठीक है, जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, अचल संपत्ति की बात हो रही है। और ये जो जजमेंट दिया हुआ है ये किनके सामने था? जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उनके सामने जब ये मैटर आया तो क्या वहां पे डिसीजन हुआ, ये जानना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द इमूवेबल एसेट्स, अचल संपत्ति जो भी लोग खरीदना बेचना करते हैं या जहां पे ऐसी फॉर्जरी हो जाती है या ऐसी कोई इनवैलिडिटी ऑफ द एसेट हो जाती है टाइटल की, तो यहाँ पे ये जजमेंट को जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम बात करेंगे लिमिटेशन एक्ट के 1960 जो है और उसके अंदर आर्टिकल 59 और 65 है, जहाँ पे आप ये मैटर कोर्ट में 3 साल तक लेके जा सकते हो या 12 साल के अंदर लेके जा सकते हो। इसके बारे में हम इस मुद्दे पे बात होगी, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ये जो मैटर है, ये केस क्या है? ये डिस्प्यूट ओवर है एग्रीकल्चरल लैंड इन हरियाणा। ठीक है, किसी की ये लैंड है जिसमें ये फार्मिंग वगैरह होता है, उसको लेके यहाँ पे ये डिस्प्यूट क्रिएट हुआ है। और ये मैटर जैसे हमने डिस्कस किया, ये शांति देवी वर्सेस जगन देवी है। और ग्राउंड क्या है? ग्राउंड ये है कि जो डिफेंडेंट है, ठीक है, जिसने बेसिकली धांधली किया है, जो पोजीशन लेके उसको रखा हुआ है, ठीक है, सेल डीड इज वॉइड और फोर्स्ड, एज सच द पोजीशन इज ट्रीटेड एज एडवर्स फॉर द प्लेंटिफ। एक्चुअली जो उसका लैंड का ओनर है, क्योंकि वो उससे अफेक्ट हो रहा है और जो लैंड का एक्चुअली ओनर नहीं है उसके पास में ये पोजीशन है। ठीक है, और जो सेल डीड हुआ है वो वॉइड है, फोर्स्ड है, ठीक है, उसमें धांधली की गई है, उसमें गलत काम किया गया है और सेल डीड एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उसको कोर्ट मानती ही नहीं है। और प्लेंटिफ बोल रहा है कि वो वॉइड है क्योंकि उसमें मेरा सिग्नेचर फोर्स किया गया है और वहां पे कोई पैसे का एक्सचेंज नहीं हुआ था। जब भी ये सेल डीड की बात हो रही है वहां पे कोई पैसे के एक्सचेंज हुआ ही नहीं है, तो ये सेल डीड एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सेल डीड को मानना कोई ऑथेंटिसिटी उसकी बनती ही नहीं है, लीगैलिटी उसकी कोई बनती ही नहीं है। ठीक है,
अब डिफेंडेंट का कहना क्या है, डिफेंडेंट बेसिकली लीगल हेयर है, किसी भी तरीके से वो रिलेटेड है, रिलेटिव है, लीगल हेयर है, और लीगल हेयर ऑफ द एपेलेंट है, जो कोर्ट में गया हुआ है कि अभी ये जो लीगैलिटी इसके जो क्लेम कर रहे हैं, मुझे अभी इस प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा चाहिए क्योंकि ये प्रॉपर्टी मेरा ही है, जबकि जो डिफेंडेंट है वो बोल रहा है कि ये प्रॉपर्टी मेरा है, और जो अपेलेंट जो प्लेंटिफ बोल रहा है कि ये सेल डीड जो है ये वॉइड है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये लीगली इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो इसलिए ये मुझे दे देना चाहिए, वापस हो जाना चाहिए। डिफेंडेंट क्या बोल रहा है कि क्लेम दी ओनरशिप बेस्ड ऑन दी 1973 में इन लोगों ने कोई एक सेल डीड किया, शांति देवी और जगन देवी के बीच में ये बात हो रही है, जो ये किया गया सेल डीड 1973 में, ठीक है। अब इनका बोलना है कि इसके हिसाब से ये सेल डीड के हिसाब से ये प्रॉपर्टी मेरी है, ठीक है। अब बात पहुंच जाती है कि हेयर्स ऑफ द ओरिजिनल प्लेंटिफ, ये जो है यही रेस्पोंडेंट है, यही रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट में दूसरी तरफ में ये जवाब दे रहा है, और पिटीशन किसने फाइल किया, प्लेंटिफ ने किया हुआ है, जो बोल रहा है जो एक्चुअली ओनर है उस लैंड का, एक्चुअली वो जो एग्रीकल्चरल लैंड है हरियाणा का, जो इसका ओनर है, जो बोल रहा है कि ये सेल डीड वॉइड है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये गलत है। रेस्पोंडेंट में जो उनके ही रिलेटिव है, जो उनके ही हेयर है, ठीक है, वो आर्ग्यू कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या हो रहे हैं, हेयर्स ऑफ द ओरिजिनल प्लेंटिफ जो है ये बोल रहे हैं कि शी डिड नॉट रिसीव, उसको कोई पेमेंट मिला ही नहीं, सो द डीड वाज वॉइड, ठीक है। रेस्पोंडेंट का कहना है कि आर्ग्यूड हर सिग्नेचर वाज फोर्स्ड, ठीक है। अब जहां पे डिफेंडेंट है, मतलब जो प्रतिवादी है, वो जो क्लेम कर रहा है 1973 के सेल डीड के बेस पे, उनके जवाब में ये क्या बोल रहे हैं कि मेरा सिग्नेचर फोर्स किया गया है और कोई पैसे का एक्सचेंज नहीं हुआ है, ठीक है, उनको कोई पैसा नहीं मिला है, ठीक है। इसके हिसाब से ये जो डीड है, ये सेल डीड है, ये वॉइड है, ठीक है। अब यहाँ पे इनका ये भी कहना है कि 1984 में इन लोगों ने एक सूट भी फाइल किया गया है कि ये जो प्रॉपर्टी है, सीकिंग द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, इसका 1/3 हिस्सा मुझे मिले। तो अब जब हम लिमिटेशन एक्ट के बारे में, 1963 के एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, वहां पे दो अलग अलग प्रोविजंस है, दो अलग अलग आर्टिकल्स है, ठीक है। जहां पे आर्टिकल नंबर 65 की भी बात हो रही है, 59 की भी बात हो रही है। 59 के हिसाब से आपको 3 साल के अंदर अपनी कोई भी डिस्प्यूट वगैरह किसी इमूवेबल अचल संपत्ति को लेके, इमूवेबल एसेट्स को लेके अगर कोई हो जाए, तो आपको 65 के हिसाब से आप 12 साल के अंदर कर सकते हो, 59 के हिसाब से आप 3 साल के अंदर कर सकते हो। मगर 3 साल के अंदर तभी आप कर सकते हो जब आपका सेल डीड एग्जीक्यूट हो जाए और बाद में पता चले कि उसमें कोई मिस रिप्रेजेंटेशन किया गया है, कोई गलत तथ्यों के बेस पे किया गया है, कोई फॉर्जरी किया गया है, ठीक है, या फिर ऐसी कोई चीज जो क्वेश्चनेबल हो सकती है, तो ये आप 3 साल के अंदर वैसे कर सकते हो। मगर जब हम आर्टिकल 65 के बारे में बात करेंगे, तो वहां पे अगर वो डीड, सेल डीड, अगर वो एब इनिशियो इलीगल प्रूफ हो जाए, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, वो स्टार्टिंग से ही गलत था, पूरे बिगिनिंग से ही गलत था, कभी वो एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं, कभी आगे गया ही नहीं, अगर ये प्रूव हो जाए, उस कंडीशन में वो 12 साल के अंदर तक भी आप कर सकते हो। तो इस केस में क्या हो रहा है, अब डिफेंडेंट का क्या आर्ग्यूमेंट है, इट वाज बार्ड बाय आर्टिकल 59 अंडर लिमिटेशन एक्ट, दैट इज 3 years टू कैंसल और सेट असाइड एनी इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज। जिस दिन आपको पता चल जाए कि ऐसी कोई गलती हुई है, या जानबूझ के किया गया है, या कोई मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है, या फोर्सिबली कोएर्सन से कोई काम करवा दिया गया है, ठीक है, या फॉर्जरी करके कोई काम करवाया गया है, तो जिस दिन आपको मालूम चल जाए उसके 3 साल के अंदर आपको कोर्ट के पास जाना है, तो फिर जो सेल डीड जो है
उसको सेट असाइड कर सकता है, उसको अलग कर सकता है, उसको खारिज कर सकता है। कोर्ट के पास में वो अधिकार है, कोर्ट ऐसा ऑर्डर निकाल सकता है। मगर इस केस में जैसे ये लोग कोर्ट में कब गए, सेल डीड एग्जीक्यूटिव 1973 में, ये कोर्ट के पास जा रहे हैं 1984 में, जो कि 11 साल के बाद जा रहे हैं, मगर अभी भी वो 12 साल के अंदर है। तो क्या यहाँ पे ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा? तो ये यहाँ पे सबसे पहला कोर्ट के पास में कंसिडर करने के लिए ये मैटर था, ये मुद्दा था, ये क्वेश्चनेबल था कि ये पिटिशन को एक्सेप्ट करना है उसको या फिर नहीं करना है, इसको सुनवाई करना है कि नहीं करना है। अब इस केस में जस्टिस पारदीवाला, जब जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, यहाँ पे दो जस्टिस हैं, जस्टिस महादेवन और जस्टिस पारदीवाला। तो यहाँ पे जस्टिस पारदीवाला ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सेक्शन 59 जो है, दिस इज ओनली एप्लीकेबल टू दी वॉइडेबल इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मतलब लीगली कोई चीज जहाँ पे एक्सचेंज की बात हो रही है, जहाँ पे टाइटल का ठीक है ट्रांसफर हो रहा है, या कहीं पे जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जैसे इस केस में एग्रीमेंट फॉर सेल या सेल डीड हो जाए, इस केस में हम इसको लीगल इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे टाइटल ट्रांसफर की बात हो रही है ये हम मान लेंगे। तो दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर किसके लिए? टू ओनली वॉइडेबल इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब कोई चीज एग्जीक्यूट तो हो गया, ठीक है, बाद में जाके पता चला कि वहां पे कोई जबरदस्ती से काम करवाया गया है, या झूठ बोल के काम करवाया गया है, या फॉर्जरी सिग्नेचर वगैरह कुछ करके करवाया गया है, या फिर ऐसी कोई चीज, ठीक है, जो फ्रॉड हो, कोएशन हो, या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन हो, गलत बोल के करवाया गया है। और जस्टिस पारदीवाला ने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो सेक्शन 59 है, दिस इज एप्लीकेबल टू ओनली वॉइडेबल इंस्ट्रूमेंट। वॉइडेबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब वो होता है कि आपने इंस्ट्रूमेंट वगैरह कर तो लिया, आपने एग्रीमेंट फॉर सेल कर लिया या सेल डीड कर लिया, और बाद में जाके पता चलता है कि ऐसी चीज प्राइमे फेसी तो देखने में सही था, बट बाद में जाके वो गलत हो सकता है, क्योंकि उसमें कोर्सन जैसे जबरदस्ती से करवाया गया, या मिस रिप्रेजेंटेशन से, गलत जानकारी से करवाया गया, या फिर कोई फॉर्जरी के थ्रू से कराया गया, तो वहां पे वो वॉइडेबल है। तो वो सेक्शन 59 3 साल का जो ये अवधि है वहां पे एप्लीकेबल है। मगर जब जहां पे हम 12 साल के बारे में बात कर रहे हैं, वो वहां पे सेक्शन 65 विल बी एप्लीकेबल। और यहाँ पे 1973 के जो सेल लीड है, इसीलिए इनको क्या डिक्लेयर कर रहे हैं कि वॉइड एब इनिशियो, ठीक है। एब इनिशियो मतलब स्टार्टिंग से ही, बिगनिंग से ही। वॉइड एब इनिशियो मतलब वैलिड नहीं है, लीगली वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है, तो स्टार्टिंग से ही, बिगनिंग से ही वो ऑथेंटिकेटेड वैलिड नहीं है। और नेवर एग्जीक्यूटेड बाय द प्लेंटिफ और द रेस्पोंडेंट। तो ये जो मैडम है, इन्होंने कभी ये सेल डीड एग्जीक्यूट किया ही नहीं, क्योंकि वो वैलिड है ही नहीं, पैसे का एक्सचेंज हुआ ही नहीं, फॉर्जरी भी वहां पे हुआ है, सबसे बड़ी चीज है पैसे की एक्सचेंज हुई नहीं है। और कोर्ट ने क्या यहाँ पे हेल्ड किया, इट टू बी ए नलिटी, ठीक है। तो कोर्ट इसे मानती नहीं है। नलिटी का मतलब क्या है? एन एक्ट और ए थिंग दैट इज लीगली वॉइड, जो कि लीगली कानूनी तरीके से जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जो वैलिड ही नहीं है, ऑथेंटिकेटेड भी नहीं है, तो कोर्ट इसे नलिटी मानता है और इसे डिक्लेयर करता है वॉइड एब इनिशियो। स्टार्टिंग से ही ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये गलत है। व्हेन द डॉक्यूमेंट इन क्वेश्चन इज वॉइड, और वॉइड एब इनिशियो स्टार्टिंग से ही ये गलत है, एग्जिस्ट नहीं करता है, या देखने से ही ऐसे लगता है, ठीक है। और वॉइड एब इनिशियो, इस केस में क्या होगा, ए डिक्री फॉर द सेटिंग असाइड सेम वुड नॉट बी नेसेसरी। तो ऐसी कोई ऑर्डर पास करने की जरूरत नहीं है कि उसे इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी वॉइड है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता है, लीगली उसकी कोई ऑथेंटिकेशन है ही नहीं। तो सेपरेट कोई ऑर्डर पास करने की जरूरत नहीं है। सिंस सच ए ट्रांजेक्शन वुड बी नॉनेस्ट इन द आइज ऑफ द लॉ, ओइंग इट टू बी ए नलिटी, ठीक है। तो यह कानून में ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है, या ऐसे एक्चुअली कुछ उसकी कोई मतलब नहीं बनता है, तो ये सब करने की कोई जरूरत है नहीं। इसके लिए कोर्ट ने रेफरेंस लिया कौन से जजमेंट्स का, सुप्रीम कोर्ट के ही जजमेंट है जो 2006 का है, प्रेम सिंह वर्सेस बिरबल। दूसरा एक सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस लिया हुसैन अहमद चौधरी वर्सेस हबीबुर रहमान, 2025 का ये जजमेंट है, जहां पे ये माना गया है, सेज दैट ए पर्सन हु इज नॉट ए पार्टी टू एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट मतलब सेल लीड या फिर एग्रीमेंट फॉर सेल की आप बात कर रहे हो,
would not be obliged in law to seek its cancellation। जैसे यहाँ पे प्लेंटिफ गए हुए हैं, वो बोल रहे कि ये जो सेल डीड है इसे कैंसिल कर दीजिए क्योंकि ये गलत है और ये मेरे अगेंस्ट में है और मुझे इससे कोई फायदा है नहीं या मेरे अधिकार को ये हनन कर रहा है। और कोर्ट बोल रहा है ऐसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कोर्ट इसका अलग सा रेफरेंस दे रही है, दो अलग अलग जजमेंट्स का कोर्ट रेफरेंस दे रही है। कोर्ट बोल रही है ये सब करने की जरूरत है ही नहीं। फिर उसके बाद एक रेफरेंस दे रही है कोर्ट जहां पे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रवीण जेठालाल कामदार, ये भी केस है 2000 का ही और सुप्रीम कोर्ट का ही केस है। एज फार एज वॉइड एंड नॉन एज डॉक्यूमेंट्स आर कंसर्न, जो हमने ये डिस्कस किया, जो एग्जिस्ट नहीं करता है, जो लीगली जिसकी वैलिडिटी नहीं है, इट वुड बी इनफ फॉर द प्लेंटिफ। ऐसे केसेस में 12 साल के अंदर तक भी वो जा सकता है जहां पे आर्टिकल 65 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 विल बी एप्लीकेबल एंड नॉट द आर्टिकल 59 जो 3 साल के लिए जिसकी अवधि है। फॉर पोजीशन टू विच द आर्टिकल 65 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 वुड अप्लाई। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस केस में इट वुड बी इनफ फॉर ए प्लेंटिफ टू फाइल ए सिंप्लीसाइटर सूट। सिंप्लीसाइटर सूट क्या है, कोई एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए जब आप कोर्ट में जाते हो, जैसे द डिक्लेरेशन ऑफ द टाइटल के लिए आप जाते हो, ठीक है, जहाँ पे टाइटल आपको ट्रांसफर हो रहा है, कोई एम्बिग्यूटी हो गई है, आप पीसफुल पोजीशन में हो, वहां पे कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है या आपको कोई इंटरप्शन कर रहा है, ऐसे केसेस में आप कोर्ट में चले जाते हो तो वहां पे आप सिंप्लीसाइटर सूट जनरली के थ्रू में जाने की आपको जरूरत है, जहाँ पे कोर्ट आपको डिक्लेरेशन ऑफ द टाइटल करके देगा। दूसरा है कि रेफरेंस कोर्ट यहाँ पे ले रहा है केवल किशन वर्सेस राजेश कुमार, ये भी 2022 का सुप्रीम कोर्ट का ही ये केस है, ठीक है। इस साइटेशन में इफ द सेल डीड एग्जीक्यूटेड विदाउट द पेमेंट ऑफ द प्राइस, जो भी लैंड है, कोई फ्लैट है या कोई कुछ और अचल संपत्ति है, उस केस में अगर आपने पैसा दिया ही नहीं है, ठीक है, और उसके बिना उसके एग्जीक्यूट किया गया है, तो सेल इन द आइज ऑफ द लॉ, कानून की नजर में वो क्या है, इट वुड बी वॉइड, एग्जिस्ट नहीं करता है, या फिर वो खाली है, या फिर वो उसका कोई मतलब नहीं है, लीगली उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, लीगली इट इज वॉइड, ठीक है। और प्रेजेंट केस क्या है, जो हमने ये डिस्प्यूट जो देखा, यहाँ पे कोई पैसे का एक्सचेंज हुआ नहीं है। 1973 में जो ये सेल डीड की जो बात हो रही है, तो ये सेल डीड क्या है, ये वॉइड है, ठीक है। प्लेंटिफ वुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू सीक एनी, इसके लिए कैंसिलेशन करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये वॉइड है, लीगली इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और यहाँ पे आर्टिकल 59 एप्लीकेबल नहीं होगा, जो 3 साल के अंदर आपको कोर्ट को अप्रोच करना चाहिए था। इन्होंने 1984 में अप्रोच किया हुआ है, 1973 में सेल डीड हुआ है, तो 11 साल में ये आ गया, जो कि 12 साल के अंदर की अवधि है, तो ये वैलिड है, तो हम इनके सूट को एंटरटेन करेंगे, तो यहाँ पे कोई तकलीफ है नहीं। कंक्लूजन क्या कोर्ट का आती है, प्लेंटिफ कुड नॉट बी सेड टू हैव एग्जीक्यूटेड द सेल डीड, इन्होंने सेल डीड किया ही नहीं, ठीक है। इसको छोड़ के टाइटल इन्हीं के पास में रहा, ओनली ये नाम के लिए डिस्प्यूट है, ठीक है। तो प्लेंटिफ वुड इंडीड मेंटेन एक्शन टू ऑब्टेन पोजीशन, ये कोर्ट के पास भी गए जहां पे इन्होंने 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी का कुछ डिमांड भी किया था। फाइल द सेम विद इन 12 साल के अंदर, ये इन्होंने फाइल द सेम विद इन पीरियड ऑफ 12 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज, जिस दिन इनको पता चला उसके 12 साल के अंदर ये हमारे पास में आ गए। देखिए, सेल डीड के 12 साल के अंदर नहीं, जिस दिन आपको ये पता चला कि गलत है या फौजरी है या जो भी चीज है, उसके 12 साल के अंदर आपको कोर्ट को अप्रोच करना है। डिफेंडेंट वॉज इन द एडवर्स, पोजीशन ऑफ द डिफेंडेंट वॉज एडवर्स टू द प्लेंटिफ, जो कि प्लेंटिफ के सपोर्ट में नहीं था, जो ओरिजिनल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी है, जिसके नाम पे एक्चुअली जो टाइटल है वो उसके अगेंस्ट में जा रहा है, वो उनके एडवर्स में जा रहा है, तो इसके लिए ये सही है जो ये कोर्ट में आए हुए हैं। एंड दी हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया गया है, हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो एरोनियस है, वो गलत है, हाई कोर्ट ने प्रॉपर्ली चीजों को कंसिडर नहीं किया है, और सेक्शन 59 और 65 में थोड़ा सा, ठीक है, तो सेक्शन 65 यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, सेक्शन 59 एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ऐसे ही जब भी आप प्रॉपर्टी वगैरह लेते हो, कोई टाइटल जब आपके नाम पे ट्रांसफर होता है, आप सेल डीड करते हो, एग्रीमेंट फॉर सेल करते हो, जमीन खरीदते हो, घर खरीदते हो, कोई भी अचल संपत्ति आप खरीदते हो, उस केस में आप 3 साल तक भी कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो, 12 साल तक भी अप्रोच कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द केसेस, केस टू केस के बेसिस पे। और जब आपको मालूम चल जाए कि क्या वहाँ पे प्रॉब्लम हुई है,
फॉर्जरी हुई है, कोई वहाँ पे ज़बरदस्ती आपसे करवाया गया है, या आपको बाद में कुछ मालूम चला है, या फिर ऐसे कोई चीज़, ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन से, गलत जानकारी से करवाया गया है, तो ऐसी चीज़ों में आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। तो ऐसे ही बायलॉज के, एक्ट के एंड अलग अलग जजमेंट्स, पॉलिसीज, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स के बारे में हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।